आइए सुनते हैं कहानी का अगला भाग। कोठी इस तरह चमचमा रही है जैसे कल ही बनी हो। बंटी के मन में हल्की सी तस्वीर है इस कोठी की, जब उसने पहली बार इसे देखा था। धूल भरी मटमैली सी, अब तो जैसे यह पहचानने में भी नहीं आती। कैसे बदल जाती हैं चीज़ें इस तरह। एकाएक ही आंखों के सामने अभी अभी छोड़ा हुआ अपना घर घूम गया, जो कार चलने के साथ साथ उसके साथ साथ दौड़ पड़ा था, पर जैसे यहाँ तक दौड़ नहीं सका। घर, बगीचा, हाथ जोड़े हुए हीरालाल और माली हाँफते कांपते सब बीच में ही छूट गए। वह मम्मी के साथ अकेला ही आया है इस घर में, पहली बार। मम्मी ने कई बार कहा था, कहा ही नहीं, आग्रह किया था कि चल बेटा, तुझे जोत ने बुलाया है, या कि डॉक्टर साहब ने खास कर तुझे आने के लिए कहा है, पर वह कभी नहीं आया। कभी कभी जिद ही करने लगती तो फूफी आ जाती बचाव के लिए। अरे आप काहे जोर ज़बरदस्ती करती हैं, बच्चे का मन नहीं है तो कैसे जाएगा। आज उसे किसी ने नहीं बुलाया है, शायद मम्मी ने भी आग्रह नहीं किया, फिर भी वह आया है। जब तक उसका अपना घर था फूफी और सामान के साथ, तब तक वह विरोध कर सकता था, पर उन खाली दीवारों के बीच इस बार तो उसे आना ही था। पोर्टिको में ही सब लोग खड़े हैं, डॉक्टर साहब, जोत और अमी, नए नए कपड़ों में लिपटे, हंसते खिलखिलाते चेहरे लिए। हेलो बंटी, एकदम उमंग कर डॉक्टर साहब ने बंटी को गोद में उठा लिया और दोनों गालों पर किस्सू दिए। बंटी ने विरोध नहीं किया और फिर धीरे से नीचे उतर गया। खाली गाड़ी भेज दी, मम्मी ने कुछ इस ढंग से कहा जैसे वह कभी कभी मम्मी से कहता था और मम्मी कहती थी, क्या ठुनकता रहता है सारे दिन, इतनी बड़ी होकर भी मम्मी ठुनकती है। मैं आ जाता तो फिर यहाँ स्वागत कौन करता तुम्हारा। और डॉक्टर साहब ने मम्मी को बाह में भरकर भीतर ठेलते हुए कहा, आज तुम पूरे 10 दिन बाद आई हो इस घर में, और इन 10 दिनों में मैंने चेहरा बदल दिया है इस घर का। डॉक्टर साहब का मम्मी के कंधे पर हाथ रखना या मम्मी को बाह में समेट लेना कई बार देख चुका है बंटी। फिर भी जाने क्या है कि जब भी देखता है नए सिरे से एक क्षण को मन में कुछ हो जाता है। वह मम्मी पर से नज़र हटा लेना चाहता है और बाहों में सिमटी मम्मी को लगातार देखते रहना भी चाहता है। मम्मी इस तरह चल रही हैं इस घर में जैसे यहाँ सब कुछ बहुत जाना चिन्हा हो। उसे तो यहाँ का कुछ भी नहीं मालूम, जिधर जोत ले जाएगी उधर ही जाता है, उसके साथ साथ बल्कि उसके पीछे पीछे। यह तो कॉलेज का घर था बेटा, वहाँ अपना घर होगा, अपने लोग होंगे, और अपने लोगों के बीच भी सहमी सहमी और अपरिचित सी नज़रों से देख रहा है बंटी अपने घर को, उससे परिचित होने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए। रंग रोधन की गंध घर के इस छोर से उस छोर तक फैली हुई है। साथ ही एक और भी गंध है जिसे वह केवल सूंघ रहा है पर समझ नहीं पा रहा है। बड़ा सा बेडरूम, हल्की नीली दीवारों पर गहरे नीले पर्दे और सलेटी रंग का कारपेट, खूब गुदगुदा सा, 2 नई नई चमकती हुई अलमारियाँ। बंटी ने एक बार आंख खोलकर उन पर हाथ फेरा, एकदम चिकनी, उंगली रखते ही जैसे फिसल गई और एक हल्का सा निशान बन गया। बंटी ने देखा, कोई देख तो नहीं रहा। कमरे के बीच में दीवार के सहारे 2 पलंग, दोनों के सहारे पलंग के साथ ही लैंप लगा हुआ। बंटी का मन हुआ जलाकर देखे रोशनी कहाँ आकर गिरती है। उसने मन ही मन सोचा, वह इधर की तरफ सोएगा और मम्मी उधर। जब तक नींद ना आ जाए पढ़ते रहें और फिर लेटे लेटे ही खट से बत्ती बुझाओ और सो जाओ। दूसरी ओर ड्रेसिंग टेबल रखी थी और मम्मी की ड्रेसिंग टेबल से चौगुनी शीशियाँ। यह सब किसने जमाया होगा। एकाएक बंटी की नज़र मम्मी की उसी जादुई शीशी को ढूंढने लगी। नहीं, वह वहाँ नहीं थी।
उसे जैसे हल्की सी राहत मिली। कमरे के एक सिरे पर आकर बंटी ने एक साथ पूरा कमरा देखा तो आंखों के सामने रंगीन तस्वीर वाली उन मोटी मोटी किताबों वाला कमरा उभर आया। डॉक्टर साहब ने सचमुच उनके लिए बिल्कुल वैसा ही कमरा बनवा दिया। एक क्षण को जैसे अपना घर छोड़ने का अवसाद धुंधला हो गया। कभी अपने दोस्तों को लाकर दिखलाएगा। टीटू की अम्मा आकर देखें कैसे हंसती थीं, अब हंसे आकर। कभी देखा भी नहीं होगा ऐसा कमरा। बंटी, तुम्हें कैसा लगा कमरा, बताओ तो। पसंद आया? डॉक्टर साहब ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा तो बंटी जैसे पुलक कर मुस्कुरा दिया। अच्छा लगा? बंटी को डॉक्टर साहब भी अच्छे लगे। जोत और अमी दौड़े दौड़े आए। पापा चलिए, नाश्ता तैयार है। बड़ी सी मेज पर ढेर सारी खाने की चीज़ें फैली पड़ी हैं। बंटी को शादी वाले दिन शादी जैसा कुछ नहीं लगा था, पर आज जरूर शादी जैसा लग रहा है। एकाएक जोत और अमी के नए नए कपड़ों के मुकाबले में उसे अपनी हल्की सी मैली हुई स्कूल की यूनिफॉर्म बड़ी फीकी फीकी और बेतुकी सी लगा जैसे वह इन सब के बीच का नहीं, इन सब से अलग है। फूफी तो स्कूल से आते ही सबसे पहले कपड़े बदलवाया करती थी। मम्मी को ख्याल भी आया कि यहाँ आने से पहले कम से कम उसके कपड़े तो बदलवा दें। नहीं नहीं शकुन, उस कुर्सी पर नहीं, वह अम्मी की कुर्सी है। इन दोनों की अपनी अपनी कुर्सियां तय हैं। कोई और बैठ जाए तो तूफान मच जाता है। अच्छा तो लो, हम अपनी कुर्सी तय कर लेते हैं। और हंसते हुए मम्मी ने डॉक्टर साहब के सामने वाली कुर्सी खींच ली। बंटी अभी भी खड़ा है। तुम भी अपनी कुर्सी तय कर लो बेटे। बोलो, इधर बैठोगे या उधर? सभी की अपनी जगह तय है, अपनी कुर्सियां तय हैं। बस उसी का कुछ तय नहीं है। जो बचा है उसमें से ही उसे कुछ चुन लेना है। वह चुपचाप जोत के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। मन को कहीं एक अनमना सा भाव छू कर निकल गया। अम्मी और जोत की, यह लाओ वह लाओ। ए बंसीलाल, इसमें हरी मिर्च क्यों डाली? आज अंगूर क्यों नहीं है? मेरे नमकीन बिस्कुट। के बीच बंटी अपनी नज़रों में जैसे कहीं से बड़ा बेचारा हो आया। बेचारा और उपेक्षित। डॉक्टर साहब बाहर वालों की तरह उसकी मनुहार कर रहे हैं। यह लो बंटी बेटे, वह लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, वह बाहर का ही तो है। शर्मा नहीं बंटी, तुझे जो पसंद है ले ले। अपने घर में शर्माते नहीं। मम्मी ऐसे बोल रही हैं जैसे खुद भी डॉक्टर साहब के ही घर की हों। अब हैं भी शायद, शादी के बाद हो जाते हैं, पर वह कैसे? उसने थोड़े ही शादी की है। और आंखों के सामने फिर अपने घर की तस्वीर उभर आई। मेज पर कभी अकेला और कभी मम्मी के साथ बैठा हुआ बंटी और डांट डांट कर खिलाने वाली फूफी। एल्लो, हो गया तुम्हारा खाना? और यह कौन खाएगा? तुम कैसे नहीं खाओगे बंटी भैया? हम बांस लेकर ठूसेंगे तुम्हारे गले में, समझे? मम्मी के आगे दिखाया करो ये नखरे, बहुत सिर पर चढ़ा रखा है तुम्हें। और मम्मी मुस्कुराती रहती। एकाएक ही नज़र मम्मी की ओर उठ गई। इस समय भी तो मम्मी मुस्कुरा रही हैं। एक ही आदमी इतनी अलग अलग तरह से भी मुस्कुरा सकता है। हेलो डॉक्टर, गृह प्रवेश की दावत हो रही है। बंटी एकाएक जैसे चौंक गया। सारे घर को गुंजाता हुआ एक लंबा सा आदमी घुसा। एक अकेला आदमी भी इतना शोर मचा सकता है? लंबा कितना है? गर्दन पूरी तरह ऊंची करके देखने पर ही चेहरा दिखाई दे। आओ आओ वर्मा, बड़े अच्छे समय आए। नमस्कार वर्मा साहब। नमस्ते अंकल। सब लोग तो जानते हैं इस लंबे आदमी को, बस वही नहीं जानता। आज यह खाने की मेज सचमुच खाने की मेज लग रही है। लंबा आदमी मम्मी को कैसे घूर घूर कर देख रहा है। डॉक्टर साहब खी करके हंस पड़े और मम्मी गदगद होकर एकदम सुर्ख हो गईं। आजकल मम्मी के गाल बात बात पर ऐसे सुर्ख हो जाते हैं मानो गुलाब जोड़े में ना लगाकर गालों पर लगा लिए हों। मम्मी ने एक प्लेट लगाकर सामने की तो फिर दहाड़ा, नो नो, आई एम फुल मिसेस जोशी। मिसेस जोशी
एकाएक बंटी की नज़र मम्मी की ओर उठ गई। मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। अभी तक मम्मी को सब मिसेस बत्रा कहते थे, और अब ए बंटी, अब तू जोशी हो गया यार। बंटी जोशी नहीं, अरूप जोशी। धत, मैं क्यों हो गया जोशी? मैं अरूप बत्रा हूँ, बंटी बत्रा। चल चल, डॉक्टर जोशी तेरे पापा नहीं हो गए अब? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। मेरे पापा अजय बत्रा हैं, कलकत्ते में रहते हैं। अब नहीं रहे वो पापा मिस्टर। मार दूंगा ज़्यादा बकवास की तो। मन हो रहा था धज्जियाँ बिखेर दे इस कैलाश के बच्चे की। फिर सारे दिन वह कागज़ पर अरूप बत्रा, बंटी बत्रा लिखता रहता। लंच टाइम में मैदान में बैठा तो उंगली से ज़मीन पर लिखता रहा, बत्रा बत्रा। अंकल, आप टॉमी को नहीं लाए? हम घर से नहीं आए बेटे, सीधे ऑफिस से चले आ रहे हैं। सोचा ज़रा तुम लोगों के घर की रौनक देख लें। क्यों मिसेस जोशी, बेडरूम पसंद आ गया? आपने अप्रूव किया या नहीं? मम्मी के गाल फिर सुर्ख हो गए। क्या हो जाता है मम्मी को बार बार? ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था। वाह, मिसेस वर्मा ने सब अरेंज किया और मुझे पसंद ना आए। हम तो सोच रहे थे धन्यवाद देने रात में खुद ही उधर आएंगे। ओह नो नो, यह सब तकल्लुफ़बाजी छोड़िए। आज की रात नहीं। फिर एकाएक उनकी नज़र बंटी पर जम गई। यह बच्चा? ओह अच्छा अच्छा, क्या नाम है बेटे तुम्हारा? प्यार से बोला तब भी लगता है जैसे डांट रहा हो। इसके बच्चों को डर नहीं लगता होगा इससे। बंटी ने सीधी नज़रों से उसे देखा और बिना झिझक के जवाब दिया, अरूप बत्रा। बत्रा पर इतना जोर डाला कि उसके सामने अरूप तो जैसे दब ही गया। वाह, बड़ा अच्छा नाम है यह तो। अरूप और अमित जोड़ी भी खूब रहेगी। फिर मम्मी की ओर देखकर बोला, सीम्स टू बी अ बोल्ड चैम्प। मम्मी कैसे घूर घूर कर देख रही हैं। देखें वह क्या डरता है। बत्रा है तो बत्रा ही रहेगा और बत्रा ही कहेगा। मम्मी की तरह नहीं कि झट से जोशी बन जाए। खाना पीना खत्म हुआ तो डॉक्टर साहब ने कहा, जोत, बंटी, बेटे को घुमाकर सब दिखाओ तो। अपनी किताबें, अपने खिलौने, पीछे का सीसॉ और स्लिप घुमाओ ज़रा। मम्मी मज़े से बैठी हैं। उन्हें अभी भी ख्याल नहीं आ रहा है कि बंटी के कपड़े बदलवाने हैं। यहाँ कौन फूफी हैं जो बदलवा देंगी कपड़े, या उसे मालूम है कि कपड़े कहाँ रखे हैं जो अपने आप ही जाकर बदल लेगा। बस अपने ही गाल लाल करके मुस्कुरा रही हैं जब से। जाने क्या है कि डॉक्टर साहब से या किसी भी अनजान आदमी से कहने में जितना संकोच होता है, मम्मी से कहते हुए भी इस समय उतना ही संकोच हो रहा है। वही कहे कपड़े की बात, मम्मी को अपने आप नहीं सूझती। ये दोनों नए नए कपड़े पहने बैठे हैं, फिर भी मम्मी को ख्याल नहीं आ रहा। उस लंबे आदमी ने क्या सोचा होगा कि ऐसे गंदे कपड़े पहनकर ही रहता है यह बच्चा। जाओ बेटे, जोत बुला रही है, मुझे कपड़े दो, कपड़े नहीं बदलूंगा मैं। भरसक रोकने पर भी बंटी का स्वर जैसे भर्रा ही गया। अरे चल चल, मैं तो भूल ही गई। फिर डॉक्टर की ओर देखकर पूछा, आज जो कपड़ों के बक्से आए वे कहाँ रखे हैं? एक कमरे में सारा सामान अस्त व्यस्त ढंग से पड़ा है। बंटी के घर का सामान, बक्से, बिस्तरे, गठरी में बंधी हुई किताबें, टोकरी में भरे हुए बंटी के खिलौने, बंटी की पेंटिंग्स और भी जाने क्या क्या। लगा जैसे उसका घर गठरियों टोकरियों में बांधकर यहाँ ठूस दिया गया है। मम्मी एक बक्से में से कपड़े निकाल रही हैं और बंटी उस सामान को देख रहा है। सामान का भी चेहरा होता है क्या? सारा सामान कैसा उदास उदास लग रहा है। बंटी का सिपाही टोकरी के किनारे सिर के बल ठुसा हुआ है। बंटी जल्दी से गया और उसे निकालकर उसने सीधा कर दिया, पर भीतर तो सभी कुछ उलट पुलट है। एक बार मन हुआ अपने सारे खिलौने निकाल कर, ले कपड़े बदल ले और बच्चों के साथ खेल। जोत हैं, अमी हैं, पीछे भी बड़ा सा मैदान है, खूब खेलो कूदो, दौड़ो भागो। पर बंटी है कि अपनी टोकरी में ही लगा हुआ है, जैसे उसने मम्मी की बात सुनी ही नहीं। कल सब ठीक कर दूंगी बेटे, अभी ऐसे ही रहने दे।
बंटी ने पलटकर मम्मी की ओर देखा। लगा जैसे पूछ रहा हो, क्या सब ठीक कर दोगी? और उस कमरे से निकला तो एक बार फिर लगा जैसे अपने घर से निकल रहा हो। जोत सब बता रही है। यह जो नीम का पेड़ है ना बंटी, यह जिस दिन पापा पैदा हुए थे उस दिन लगवाया गया था बाबा ने। पापा के जन्मदिन पर इसकी पूजा करती थी चाची अम्मा। और एकाएक ही बंटी की आंखों के सामने आम का वह छोटा सा पौधा घूम गया। चाची अम्मा कौन? यह नाम तो बंटी ने कभी नहीं सुना। चाची अम्मा कौन? हमारी चाची अम्मा, अम्मी ने कहा तो जोत हंसने लगी। पापा की चाची जी, अभी तक वही तो रहती थी हमारे पास, थोड़े दिन पहले ही तो गई हैं। और वह जो बड़ा सा जाली का पिंजरा देख रहा है, उसमें खरगोश पाले थे बंसीलाल ने, पर एक बार जाने कैसे बिल्ली घुस गई और सब सफा चट। बिल्ली नहीं बंटी भैया, बिलाव। ये मोटी झबरी पूंछ देख लो तो डर लग जाए। सारे खरगोश चट कर गया। फिर बंसीलाल का घर, इमली का पेड़, जहाँ दोनों बीन बीन कर कच्ची इमली खाते हैं। बड़ी स्वाद है इस पेड़ की इमलियाँ। जोत और अम्मी बताए चले जा रहे हैं और बंटी केवल सुन रहा है। सुनने के सिवा वह कर ही क्या सकता है? बताने के लिए है ही क्या उसके पास? बंटी अपने घर में घूम रहा है, पर अपने घर जैसा कुछ भी तो नहीं लग रहा उसे। सर्दी के दिनों में सांझ से ही तो चारों ओर अंधेरा घुसने लगता है, और जैसे जैसे अंधेरा घुलता जा रहा है, सब कुछ और ज़्यादा अपरिचित होता जा रहा है। यहाँ तो आसमान भी पहचाना हुआ नहीं लगता, हवा भी पहचानी हुई नहीं लगती। अपने घर का आसमान और अपने घर की हवा कहीं ऐसी होती है? मम्मी डॉक्टर साहब के साथ बाहर गई हैं और वह कमरे में अकेला बैठा है। चारों ओर बत्तियां जगमगा रही हैं, फिर भी बंटी के मन में ना जाने कैसा डर समा रहा। रात में वह कभी घर से बाहर नहीं सोया, अब कैसे सोएगा यहाँ? और आंखों के सामने वही नीले पर्दे वाला कमरा घूम गया। फिर भी डर है कि बढ़ता ही जा रहा है। अपने घर से आया है, तब से अब तक यही लग रहा था, वह केवल यहाँ आया है। तभी शायद उस समय उसे उतनी घबराहट नहीं हो रही थी, पर अब जैसे जैसे रात बीतती जा रही है, यह एहसास कि वह केवल आया ही नहीं है, उसे यहाँ रहना भी है। केवल आज ही नहीं, हर दिन हर रात। और इस बात के साथ ही मन है कि जैसे डूबता चला जा रहा है। कैसे रहेगा वह इस घर में? यह उसका घर बिल्कुल नहीं है, यह डॉक्टर साहब का घर है, जोत और अम्मी का घर है। वह किसी के घर में नहीं रहेगा, अपने घर जाएगा, अपने ही घर में सोएगा। अपने घर में उसे कभी डर नहीं लगता था। मम्मी बाहर चली जाती थी तब भी नहीं, एकदम अंधेरा हो तब भी नहीं। ना हो मम्मी, ना हो रोशनी, पर घर तो उसका अपना था, फूफी तो उसकी अपनी थी। अंधेरे में ही वह अकेला सारे घर का चक्कर लगाकर आ सकता था। यहाँ तो ना घर उसका है, ना घर वाले उसके हैं। मम्मी के कहने से क्या होता है, क्या वह जानता नहीं? और जब कुछ भी उसका नहीं है तो डरेगा नहीं वह? लाख रोकने पर भी आंखें हैं कि छल छल हो रही हैं। अरे बंटी, तू यहाँ बैठा है, कपड़े नहीं बदले? मम्मी तेरे कपड़े पलंग पर रख गई हैं। जोत पहले तो मम्मी को आंटी जी कहती थी, अब मम्मी क्यों कहने लगी? हु सर्दी। दोनों बाहों को कसकर छाती से चिपकाए अम्मी पंजों के बल उछलता हुआ आया और बिस्तर में दुबक कर रजाई ओढ़ ली। बंटी ने बाथरूम में जाकर मुंह धो लिया। पता नहीं क्या है, वह कहीं भी जाए उसका अपना घर साथ साथ चलता है। बाथरूम, बाल्टी, नल, आँख मीच कर भी अपने घर में जिस तरह चल सकता था, यहाँ आँख खोल कर भी उस तरह नहीं चल पा रहा है। चल अब अपनी अपनी रजाइयों में घुसकर कहानी कहेंगे। मम्मी बता रही थी तुझे खूब खूब कहानियाँ आती हैं। मैं भी कहानी सुनूंगा बंटी भैया, राजा रानी वाली, परियों वाली। पर बंटी न बिस्तर में लेटा, न रजाई ओढ़ी
और ना ही उसने कहानी सुनाई। बस कंबल लपेटकर बैठे बैठे मम्मी की राह देखता रहा। अमी तो लेटते ही सो गया। जोत उससे स्कूल की बातें पूछ रही, चुटकुले सुनाती रही। स्कूल की बातों पर वह चुप रहा और चुटकुलों पर वह रोता रहा। थोड़ी देर में जोत भी लुढ़क गई। बंटी है कि ना उससे सोते बन रहा है ना जागते, बस रह रहकर आंखें छलछला आती हैं। मम्मी के आते ही वह छिटक कर पलंग के नीचे उतर आया। अरे तू सोया नहीं बंटी बेटा? और यह क्या, कुछ भी गर्म नहीं पहन रखा और बिस्तर में से निकल आया? सर्दी नहीं लग जाएगी? बंटी दौड़कर मम्मी के पैरों से लिपट गया। मैं अकेले कैसे सोता? मुझे डर नहीं लगता? उंगली में गाड़ी की चाबी नचाते हुए डॉक्टर साहब आए। अरे तुम सोए नहीं बंटी बेटे, तुम चलो। और मम्मी उसे अपने से चिपकाए चिपकाए ही कमरे में ले आई। डर क्यों लगता है? जोत और अमी नहीं सो रहे हैं यहाँ। देख, अमी तो तुझसे भी छोटा है, उसे डर नहीं लगता और तुझे डर लगता है। मम्मी ने पूरे जूड़े में माला लपेट रखी है और सुगंध है कि केवल माला में से ही नहीं, जैसे पूरे शरीर से फूटी पड़ रही है। मम्मी गई थी तो दूसरी तरह की थी और अब लौटी हैं तो एकदम ही दूसरी तरह की हो गई हैं। तू तो बहुत पगला है बेटे, सबके बीच में भी डरता है। पर उस कमरे में तो कोई नहीं था, मैं कैसे सोता? अकेले मुझे डर नहीं लगता वहाँ। ओह, मम्मी एक क्षण रुकी, फिर उसकी पीठ सहलाती हुई बोली, नहीं बेटा, बच्चे लोगों का ये तो यही कमरा है। बच्चे लोग सब एक साथ सोएंगे। देखो, ये लोग भी तो सो रहे हैं यहाँ। चल, मैं तुझे सुलाती हूँ। और मम्मी ने बहुत प्यार से पकड़कर उसे पलंग पर लिटा दिया, रजाई उठाई और उसके सिराहने बैठकर उसका सिर सहलाने लगी। बंटी की आंखों में इतनी देर से तैयार हुआ वह नीले पर्दों वाला कमरा, जिसमें बंटी ने मन ही मन अपना पलंग भी तय कर लिया था, जैसे ढह कर गिर पड़ा। बंटी बेटा, पसंद आया तुम्हें यह कमरा? झूठ झूठ। मन में जैसे एक ज्वार उठ रहा है, दुख का, गुस्से का। मन हो रहा है जाए उस कमरे में और एक एक चीज़ उठाकर फेंक दे, पर्दे फाड़ डाले, देखें कोई क्या कर लेता है उसका। मम्मी ने झुककर उसके गाल को चूमा तो उसने मम्मी का चेहरा झटक दिया। क्यों पागलपन कर रहा है बेटे? देख, ये दोनों भी तो हैं। मुझे तंग करने में, सबके बीच शर्मिंदा करने में तुझे खास ही सुख मिलने लगा है आजकल। हाँ, मिलता है सुख, जरूर करूँगा शर्मिंदा। तुम नहीं कर रही हो मुझे शर्मिंदा। यहाँ दूसरों के घर लाकर पटक दिया। अपना घर होगा, कोई नहीं है अपना घर। मैं नहीं रहता किसी के घर। पहले तो कमरा पसंद करो और फिर। कितनी बातें हैं जो फूटी पड़ रही हैं। बंटी चाहता भी है कि सब कह दे। कितने दिन तो हो गए उसने कुछ कहा ही नहीं। आजकल तो वह सिर्फ सुनता है और मान लेता है, पर आज नहीं। लेकिन गला है कि बुरी तरह भिंचा हुआ है। लगता है बोलना चाहेगा, बस केवल हिचकी फूटकर रह जाएगी। नींद नहीं आ रही है बंटी को। क्या बात है बेटे? डॉक्टर साहब तौलिया लटकाए दरवाजे पर खड़े पूछ रहे हैं। अभी सो जाएगा, नई जगह है ना, शायद इसलिए। मम्मी शायद उसके जागते रहने की सफाई दे रही हैं। तुम जाओ, मैं सो जाऊंगा। रुंधे हुए गले से बंटी ने किसी तरह से शब्द ठेल दिए। ऐसे मत कर बेटा, ऐसे नहीं करते ना। चल सो, मैं बैठी हूँ तेरे पास। मम्मी बैठी बैठी उसका सिर सहलाती रही, धीरे धीरे उसके गाल थपथपाती रही। बंटी आंखें मूंदे पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद धीरे से मम्मी उठी, एक बार चारों ओर से उसे अच्छी तरह ढका। खट, बत्ती बंद हुई तो बंद आंखों में फैला अंधेरा खूब गाढ़ा हो गया। बंटी ने आंखें खोल दी। सारी की सारी मम्मी अंधेरे में डूब गई थी। बस धीरे धीरे दूर होता उनका जूड़े का गजरा चमक रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर मम्मी ने धीरे से आवाज़ दी, बंटी। बंटी चुप। सो गया? डॉक्टर साहब रात के कपड़े पहन आए थे। मम्मी ने धीरे से कहा। फिर दोनों उसी कमरे में चले गए और एक हल्की सी आवाज़ हुई, शायद दरवाज़ा बंद होने की। बंटी को लगा घर से चला था तो बीच रास्ते में आकर
उसका अपना घर और बगीचा छूट गया था। यहाँ आकर मम्मी छूट गई। इतनी देर से दबा हुआ एक आवेग था जो दरवाजे के बंद होते ही फूट पड़ा। थोड़ी देर बाद ही अचानक उस कमरे का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर साहब ने निकलकर बाहर के बरामदे की बत्ती बंद कर दी। सारा घर अंधेरे में डूब गया। बंटी के मन का दुख और गुस्सा धीरे धीरे डर में बदलने लगा। केवल डर ही नहीं, एक आतंक, कैसी कैसी शक्लें उभरने लगी उस अंधेरे में। उसने कसकर आंखें मींच ली, पर अजीब बात है, बंद आंखों के सामने शक्लें और भी साफ हो गईं। लपलपाती जीभ के राक्षस, उल्टे पंजे और सींगों वाले सफ़ेद भूत, 3 आँखों वाली चुड़ैल, जादुई नगरी के नाचते हुए हड्डियों के ढांचे, सब उसके चारों ओर नाच रहे हैं, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उसकी सांस जहाँ की तहाँ रुकी हुई है। मम्मी दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो मम्मी। सारी ताकत से बंटी चीख रहा है और दोनों हाथों से दरवाज़ा भड़बड़ा रहा है। दरवाज़ा खोलो मम्मी। आधी रात के सन्नाटे में बंटी की भींची हुई सी आवाज़ भी सारे घर में गूंज उठी। खटाक से दरवाज़ा खुला। कौन? बंटी। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? सर्दी में अकड़ा हुआ बंटी थर थर काँप रहा है। मम्मी ने जल्दी से उसे गोद में उठाकर छाती से चिपका लिया। बंटी का सारा मुंह आंसू, लार और नाक से सन गया है। हिचकियों के मारे सांस नहीं ली जा रही है। मम्मी ने उसके चारों ओर कसकर शॉल लपेट दिया। मैं हूँ बेटे। मम्मी, क्या हो गया? मैं तेरे पास हूँ। क्या बात हो गई? गले तक रजाई ओढ़े ओढ़े ही डॉक्टर साहब ने पूछा। डर गया है शायद, मम्मी ने कहा, पर उनकी आवाज़ ऐसी सहमी हुई थी जैसे वे खुद डर गई हों। मम्मी उसे वैसे ही छाती से चिपकाए चिपकाए पलंग पर बैठ गई, उसकी पीठ सहलाती रहीं। मैं तेरे पास हूँ बेटे, मम्मी तेरे पास है। धीरे धीरे बंटी अपने में लौटने लगा। मम्मी की आवाज़ ने, मम्मी की बाहों ने उन सबको भगा दिया जिनके बीच बंटी की सांसें रुकी हुई थीं। और जब बंटी की हिचकियाँ थम गईं, उसके शरीर में फिर गरमाई आ गई, तो मम्मी ने बंटी को धीरे से पलंग पर सुलाया। क्या हुआ बेटे, डर गया था? तो पहली बार बंटी ने आंखें खोली। उसकी मम्मी उस पर झुकी हुई पूछ रही थी, उसकी अपनी मम्मी। एक बार मन हुआ मम्मी के गले में बाहें डालकर लिपट जाए, पर हाथ जहाँ के तहाँ जमे हुए हैं। हाथ ही नहीं, जैसे सारा शरीर जहाँ का तहाँ जम गया। केवल आंखें खुली हैं और वह टुकुर टुकुर देख रहा है, मम्मी को, कमरे को, आसपास की चीज़ों को। हल्की नीली रोशनी में डूबा हुआ कमरा, कमरे की हर चीज़। पहले भी कभी इस तरह डर जाया करता था? पता नहीं कहाँ से आ रही है डॉक्टर साहब की आवाज़। नहीं, कभी नहीं डरा। शायद नई जगह थी, शायद कोई सपना देख रहा हो, उल्टी सीधी कहानियाँ जो पढ़ता है दुनिया भर की। मम्मी की आवाज़ में परेशानी थी, दुख था। पहले जब बंटी दूसरी दुनिया में था तो मम्मी का चेहरा, मम्मी की आवाज़ बहुत अपनी अपनी लग रही थी। अब वह पूरी तरह अपनी दुनिया में लौट आया तो नीली रोशनी में नहाई मम्मी। कमरा, कमरे की हर चीज़ जैसे दूसरी दुनिया के लगने लगे। दोपहर वाला कमरा जैसे कहीं से बिल्कुल ही बदल गया है। सब कुछ फिर बड़ा जादुई जादुई लगने लगा। फिर मन में डर समाने लगा, अजीब तरह का डर। बंटी ने आंखें मूंद ली, पर 2-4 मिनट के लिए देखा हुआ वह नीला रंग आंखों में ही आकर चिपक गया। नीलम देश क्या ऐसा ही होता है? थोड़ी देर मम्मी की थपकियां और फिर जैसे कहीं दूर से आती हुई आवाज़, पर तुम जब समझाते हो, कहते हो तो मन ज़रूर थोड़ा हल्का हो जाता है। पर मैं जानती हूँ कि यह कुछ नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब की नींद में डूबी हुई आवाज़। सो गया? हाँ, लगता तो है सो गया। फिर चुप। बंटी का मन हो रहा है आंखें खोल दे, एक बार फिर मम्मी का चेहरा देखकर आश्वस्त हो ले, पर नहीं, नीली रोशनी में डूबी हुई। सुनो, तुम उठकर कपड़े पहन लो। अचानक आंखों के सामने कुछ काला काला तैर गया।
मम्मी ने बत्ती बंद की है शायद। बंटी ने धीरे से आंखें खोलकर देखा। नीली रोशनी गायब हो गई थी। खिड़की से छन कर आती हुई बहुत ही फीकी फीकी रोशनी में फिर सब कुछ पहचाना पहचाना लगने लगा, खासकर मम्मी का चेहरा। कहीं मम्मी उसे जागता हुआ ना देख लें। मन जाने कैसा कैसा हो रहा है उसका। थ्रिल भी है, उसके मन में जुगुप्सा भी, मम्मी के इस व्यवहार की, शर्म भी, गुस्सा भी और जाने क्या क्या। सारे गुस्से, नाराज़गी और दुख के बावजूद अभी तक मम्मी उसकी मम्मी थी। अब जाने क्या हो गई, पता नहीं। उसे कुछ भी नाम देना नहीं आ रहा। बस इतना लग रहा है कि अभी तक की मम्मी एकाएक ही जैसे कहीं से टूट फूट गई, चकनाचूर हो गई। जो कुछ उसने रात में देखा वह सच था? ऐसा हो सकता है? एकाएक उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर गई। वह शीशी जादुई शीशी और खट से ये शरीर उस शरीर से जाकर जुड़ गए। उसे अच्छी तरह याद है, कल तो यह शीशी यहाँ नहीं थी, फिर कैसे आ गई, कब आ गई? और बंटी भैया उसने जो जादू की शीशी सुंघाई तो बस राजकुमार का तो मगज ही फिर गया। वह अपने बाप को नहीं पहचाने, माँ को नहीं पहचाने और तो और वह अपने को ही नहीं पहचाने। बंटी उछल कर भागा। बरामदा पार कर रहा था तो खाने के कमरे से मम्मी की आवाज़ आई, उठ गया बंटी, जल्दी कर बेटे, स्कूल को देर हो जाएगी। बंटी का मन हुआ 2 मिनट के लिए मम्मी के पास चला जाए, पर नहीं, मम्मी उसे पहचानेंगी, कहीं चांटा ही मार दें तो। रात में मम्मी अपने को नहीं भूल गई थी। अम्मी और जोत तैयार हो रहे थे। उन्हें देखकर ही जाने कैसी तसल्ली मिली। उसने जोत का हाथ पकड़ लिया। वह उससे बोलकर, उसे छूकर अपने मन का डर भगाना चाह रहा था। कभी अकेले में डर लगे तो ज़ोर ज़ोर से बोलकर ही कैसी राहत मिलती है, अपनी आवाज़ ही कैसा सहारा देती है। तो इतनी देर से उठता है बंटी, देर नहीं हो जाएगी? जा, बाथरूम में गर्म पानी रखा है, जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जा। जोत की बात, जोत की आवाज़, जोत का चेहरा, सबसे उसे बड़ी तसल्ली मिल रही है। कल से ही उसे ऐसा लग रहा है, जब जब उसने जोत को देखा, जोत उसे हमेशा अच्छी लगी। जोत की तरफ देखते रहना भी उसे अच्छा लगता है। वह जल्दी से बाथरूम में घुस गया, पर जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, एक अजीब सा डर मन में समाने लगा। उसने खाली सूसू की छीछू दबा गया और जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। कम से कम बाहर वालों के चेहरे दिखते रहें। चेहरों का भी कैसा आश्वासन होता है। नाश्ते की मेज पर सब बैठे हैं। मम्मी टोस्ट में मक्खन लगाकर दे रही हैं। डॉक्टर साहब सफ़ेद बुर्राक कपड़ों में ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी लॉन्ड्री में से निकल कर आए हों। वे खाते भी जाते हैं और बार बार नैपकिन से हाथ और ओंठ भी पोंछते जाते हैं। पर बंटी है कि ध्यान न खाने पीने की चीज़ों पर है, न जोत और अम्मी की बातों पर। एक बड़ा भारी सा रहस्य था जो उसे एकाएक ही पता लग गया है। जैसे पहले बड़ा डर लगा था, फिर अजीब सी घिन छूटी और अब गुस्से और घिन के साथ साथ इच्छा हो रही है कि बार बार उसी दृश्य को देखे। और फिर तो जैसे अजीब स्थिति हो गई उसकी। पर सांझ घिरने के साथ साथ और सारी भावनाएं तो गायब हो गईं। रह गई सिर्फ एक अपराध भावना। क्यों आई मम्मी यहाँ? क्यों लाई उसे? आज 1 मिनट भी पढ़ने में मन लगा है उसका स्कूल में? अब किस तरह पढ़ेगा वह? उसने कसकर उंगलियों का क्रॉस बनाया। नहीं, वह अब कभी नहीं सोचेगा इन बातों को। कितना पाप चढ़ा होगा आज उस पर। क्या करे वह? जैसे अजीब सी असहायता घेर आई उसके चारों ओर और रात आते ही यह अपराध भावना भय में बदलने लगी। पता नहीं किसका भय, कैसा भय, पर कुछ है जो उसे दबोचे जा रहा है। खाने की मेज पर, बंटी यह पुलाव लो बेटे, सलाद नहीं खाते? अरे यह तो बहुत फ़ायदा करता है। तुम्हें क्या दें अम्मी? बंसीलाल, आलू की सब्जी। ये सारे वाक्य बर्तनों की खड़खड़,
चम्मच प्लेटों की टकराहट, आसपास बैठे लोग सब गड्ढ-मड्ढ होकर जैसे एक अंधेरे में डूबते जा रहे हैं, और अंधेरा है कि बढ़ता ही जा रहा है। मम्मी बगल में बैठी बंटी का सिर सहला रही हैं। सो जा बेटे, मैं तेरे पास हूँ। आज बंसीलाल से कह दिया है, वह दरवाजे के पास बरामदे में ही सो जाएगा। बरामदे की बत्ती भी जली रहेगी। फिर अम्मी है, जोत है, राजा बेटा मेरा। बड़ी देर तक सिर सहलाने के बाद मम्मी गई हैं। बत्ती बंद करते ही कमरे का सारा अंधेरा बंटी के मन में भर गया। भर ही नहीं गया, जैसे जम गया है। मन में आकर अंधेरा जम जाए तो कैसा लगता है, कोई जान सकता है? खट, मम्मी के कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और बंटी की आंख के सामने चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। और फिर उसकी उंगलियां कसकर एक दूसरे से लिपट गईं। नहीं नहीं, रात भर बंटी किन किन लोगों के बीच भटकता रहा है। सब अनजाने अपरिचित चेहरे, अनदेखी जगह। वह कैसे आ गया यहाँ पर? ढेर सारे लोग, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं भी खड़े होकर सूसू कर रहे हैं, वह भी इधर उधर घूम रहे हैं। सूसू आई तो वहीं खड़ा खड़ा करने लगा। सूसू है कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। कितनी ढेर सारी सूसू की है उसने। यह क्या, सूसू से सारा बिस्तर भीगा हुआ है। एक क्षण तो जैसे समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया, और जब समझ में आया तो एक दूसरी तरह के भय ने जैसे जकड़ लिया। भय नहीं, शर्म, सबके बीच नंगे हो जाने की शर्म। खिड़की के पार सवेरा होने के पहले वाली फीकी फीकी रोशनी फैल रही है। अब वह क्या करे? हाथ फेर कर देखा, सारा बिस्तर गीला है, सारे कपड़े गीले हैं। उठकर कहाँ जाए, कैसे कपड़े बदले? और बिस्तर सवेरा होते ही सबको मालूम हो जाएगा। जोत, अम्मी, डॉक्टर साहब, बंसीलाल, क्या कहेंगे सब लोग, क्या सोचेंगे? शर्म, दुख, गुस्सा और फिर आंसू, ढेर ढेर आंसू। अम्मी और जोत उठे हैं। जोत ने उसे आवाज़ भी दी, पर वह है कि सांस तक रोके पड़ा है। वे दोनों तो चले गए, पर वह कैसे उठे? बंटी उठ बेटा, स्कूल नहीं जाना? पर बंटी ज्यों का त्यों पड़ा है। वह नहीं उठेगा, आज भी नहीं, कल भी नहीं, सारी जिंदगी नहीं उठेगा। जैसे वह सो नहीं रहा, बस बिस्तर में जम गया है। मम्मी ने पास आकर रजाई उठाई तो उसने और कस के आंखें मूंद ली। कोई ऐसा जादू नहीं हो सकता कि बिस्तर सहित गायब हो जाए? अरे यह क्या? ओह, गुड मॉर्निंग किड्स। दरवाजे पर डॉक्टर साहब की आवाज़ सारे कमरे में फैल गई। अम्मी जोत तो चले भी गए, उसे देखने के लिए ही तो आए हैं। मम्मी ने जल्दी से उस पर फिर रज़ाई डाल दी। तुम जरा उधर चलो। और फिर उसे गीले कपड़ों के साथ ही ऊपर से नीचे तक अपने शॉल में लपेट दिया और उसके गीले बिस्तर पर रजाई ढक दी। बंटी को कपकपी छूट रही है, पता नहीं सर्दी से या डर से। मम्मी बचाएंगी, पर आखिर कितनी देर तक? अपने कमरे में लाकर मम्मी जल्दी जल्दी उसके कपड़े बदलवा रही हैं। चेहरे पर ढेर ढेर परेशानी है। सूसू करके नहीं सोया था बेटा? रात में आया था तो बंसीलाल को क्यों नहीं जगा लिया? पर बंटी से कुछ नहीं बोला जा रहा है। मन का सारा भय और आवेश केवल हिचकियों में फूटा पड़ रहा है। अब रो मत, रोता हुआ देखेंगे तो क्या कहेंगे सब लोग। मैं किसी को पता भी नहीं लगने दूंगी। चुप हो जा एकदम। और ड्रेसिंग टेबल के सामने लाकर उसके बाल बनाने लगी तो फिर वही शीशी, वह भीतर तक कांप गया। नाश्ते की मेज पर बैठा तो उसकी नज़र नहीं उठ रही है। सब जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ बोल भी रहे हैं, पर बंटी को लग रहा है कि जैसे सब चुप हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं, केवल उसी की ओर देख रहे हैं। जैसे सबको मालूम हो गया है कि उसने बिस्तर में सूसू कर दिया है। बिना देखे ही वह देख रहा है। मम्मी के चेहरे पर परेशानी है, डॉक्टर साहब के चेहरे पर उपेक्षा है, जोत के चेहरे पर दया और अम्मी के चेहरे पर शैतानी, चिढ़ाने वाला भाव। टोस्ट सेंक सेंक कर देता हुआ बंसीलाल मुस्कुरा रहा है कि देखो, इतना बड़ा बच्चा और
बस बंटी ही है कि बेहद बेहद शर्मिंदा अपनी ही नज़रों में गिरा, सबसे तुच्छ बना। जैसे तैसे दूध के घूंट निकल रहा है, दूध से ज़्यादा आंसू के घूंट निकल रहा है। मम्मी परेशान हो कर पूछ रही हैं और हाथ में वही जादुई शीशी जो बिल्कुल खाली है। तुमने शीशी खोली थी जोत? नहीं मम्मी, मैं तो आपके कमरे में गई ही नहीं। अम्मी, तुमने तो नहीं गिराया बच्चे? नहीं। बिना मम्मी की ओर देखे बड़ी लापरवाही से उसने जवाब दिया। गिराया हो तो बता दो बेटे, गिराया नहीं हो? मान लो गलती से गिर गया हो तो बता दो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। नहीं, हमने खोली ही नहीं शीशी, हम क्या सेंट लगाते हैं? बंटी, तुमसे गिरा बेटे? नहीं। पर बंटी को खुद लगा जैसे अम्मी की तरह दबंग ढंग से वह नहीं कर सका, और ये मम्मी है कि उसे ही घूरे जा रही हैं। जोत और अम्मी को क्यों नहीं घूरती हैं ऐसे? एक मैं ही तो हूँ फालतू। पर गुस्सा है कि टिक नहीं पा रहा है। एक डर है कहीं यह सीसी ही नहीं बोलने लगे। मैं बताती हूँ असली चोर। कल जब पीछे के मैदान में उड़ेल कर ढेर सारी मिट्टी ऊपर से डालकर हांफता हांफता वह आया था, तो ठीक सिनेमा में देखे कार्टून फिल्म की तरह वह शीशी के हाथ पे आँख नाक निकल आए थे और वह बड़ी देर तक उसके आगे पीछे पीछे नाचती रही। कमाल है, सारी की सारी शीशी उलट गई और कमरे में कहीं खुशबू का नाम तक नहीं। तुम लोगों ने नहीं गिराई, बंसीलाल ने सफाई करते समय नहीं गिराई। गिरती तो सारा कमरा गमक जाता। कहाँ गया सारा सेंट? यह तो जैसे कोई जादू हो गया। जादू? शब्द से ही जैसे एक बार ऊपर से नीचे तक फिर से एक सुरसुरी सी दौड़ गई। बंटी ने दोनों हाथों से कसकर कुर्सी पकड़ ली। शेव करने के बाद तौलिए से मुंह को खूब जोर जोर से रगड़ते हुए डॉक्टर साहब बोले, अरे छोड़ो अब, इतवार के दिन क्यों सवेरे सवेरे यह पचड़ा लेकर बैठ गई? जो हुआ सो हुआ, और मंगवा लेंगे। मंगवाने की बात नहीं है, पर आखिर जा कहाँ सकती है? मम्मी जैसे अपने से ही बोल रही हैं। स्वर में खीज और परेशानी है और चेहरे पर जैसे कोई गहरी चिंता उभर आई है। कहा ना, फॉरगेट अबाउट इट। डॉक्टर साहब ने मम्मी का कंधा थपथपा दिया। एक सेंट की शीशी ही तो उलट गई है ना, कोई दुनिया जहान तो नहीं उलट गया। तुम्हारी दी हुई चीज़ थी, बुरा नहीं लगेगा। सवेरे सवेरे मूड खराब हो गया। तो इसलिए परेशान हो रही थी मम्मी, और इसके साथ ही भय की जगह एक संतोष जागा और एकाएक नज़र मम्मी की जगमगाती हुई अंगूठी पर चली गई। यह भी डॉक्टर साहब ने ही पहनाई थी। शादी का सारा दृश्य फिर आंखों के सामने घूम गया। मन में फिर कहीं कुछ कुलबुलाने लगा। कोठी के दरवाजे में घुसते ही बाईं ओर को 2 कमरे और एक बरामदा है। सवेरे 8 बजे से 12:30 बजे तक डॉक्टर साहब यहीं रोगियों को देखते हैं। बरामदे के खंभे पर परिवार नियोजन का एक बड़ा सा बोर्ड लगा है। डॉक्टर की सलाह मानिए, 2 या 3 बच्चे बस। बंटी बरामदे के एक कोने में बस्ते के ऊपर बैठा हुआ बस की राह देख रहा है। बरामदे की बेंचें रोगियों से भरी हैं। 2 एक ज़मीन पर भी बैठे हैं। बंटी बड़े कौतूहल से उन्हें देख रहा है। कमरे में डॉक्टर साहब बैठे हैं। यहाँ से बंटी को वे भी दिखाई दे रहे हैं। शायद रोगी बारी बारी से अंदर जाते हैं। कैसे देखा जाता है रोगियों को? कैसे पता चल जाता है किस किस को क्या बीमारी है? नहीं है हालत तो बच्चे मत पैदा करो भाई। इस देश के लोगों को 2-3 भी नहीं, कुल 2 बच्चे पैदा करने चाहिए। खाने की कमी, कपड़े की कमी, जगह की कमी, नौकरियों की कमी। पोंप पोंप। बंटी बस्ता लेकर भागा। क्यों रे बंटी, तू गाड़ी में क्यों नहीं आता यार? क्यों आऊँगा गाड़ी में? घर से निकलो और सीधे स्कूल पहुँच जाओ। ना किसी से बोल सको ना कुछ। बस में कितना मज़ा रहता है। गाड़ी में तो मैं शाम को घूमता हूँ। पर भीतर से कोई बोल रहा है, झूठ झूठ। नहीं बेटे, बच्चे लोग यहाँ सोएंगे। एक कमरा उभरता है और ढह जाता है। फिर एक कमरे में जैसे तैसे ठूसा हुआ सामान, अपने घर का सामान, उदास उदास सा
और उतना ही उदास सा बंटी उसे उस सामान के बीच खड़ा दिखाई देता है। कहीं कोई और कुछ न पूछे इसलिए बंटी बाहर सड़क की ओर देखने लगता है। अचानक फूफी की याद आ गई। झूठ बोलने से भगवान के घर बड़ी कड़ी सज़ा मिलती है बंटी भैया, चोरी करने से पाप लगता है। वह कितना झूठ बोलने लगा है आजकल, सब गंदे गंदे काम करता है, गंदी गंदी बातें सोचता है। क्या होगा अब उसका? ड्राइंग की क्लास हो रही है। सर ने बोर्ड पर एक बोतल और एक प्लेट प्याला खींच दिया। बनाओ अपनी अपनी कॉपियों में। क्लास में शोर होने लगा। कोई किसी से रबड़ मांग रहा है तो कोई किसी से शार्पनर। कुछ लड़कों के बीच क्रॉस जीरो वाला खेल शुरू हो गया है। चुप चुप करो। थोड़ी थोड़ी देर बाद सर सारे पीरियड तक इसी तरह चिल्लाएंगे। बताओ, तुमने खोली शीशी? तुमने खोली शीशी? तुमने खोली? बोर्ड पर प्लेट प्याले की जगह मम्मी का चेहरा घूमने लगता है। वह क्या समझता नहीं मम्मी उसी पर शक कर रही हैं? करें, उसका क्या जाता है, उससे कहकर देखें। भूगोल की क्लास चल रही है। गंगा की यात्रा। गंगा हिंदुओं की पवित्र और हिंदुस्तान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। यह हिमालय पर्वत के गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है। सर स्केल से बोर्ड पर लटके मैप में गंगोत्री दिखा रहे हैं। पहाड़ी मार्ग में ही इसमें अलकनंदा और मंदाकिनी नामक नदियां आकर मिलती हैं, तो इसकी धारा मोटी और गति तेज हो जाती है। हरिद्वार पर आकर इसका मैदानी मार्ग शुरू हो जाता है। हरिद्वार हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है और सर ने स्केल से नक्शे में हरिद्वार दिखा दिया। पर नक्शे के हरिद्वार से बंटी के मन में हरिद्वार की कोई तस्वीर नहीं उभरती है। गंगा तो आगे चली जाती है पर बंटी के मन में हरिद्वार ही अटक कर रह जाता है। नदी के किनारे कोई जगह है, पता नहीं कौन सी, पर वहीं फूफी आंखें मूंदे माला फेर रही हैं। बंटी झटपट माला छीन लेता है। फूफी चिल्ला रही हैं, अरे बंटी भैया, पाप लगेगा, पूजा में विघ्न डालते हो, कैसे पापी हो। और बंटी आंखें मूंद कर माला फेरने लगता है, जोर जोर से बोलकर, धर्मी करे धर्म, फल पापी के होए। फूफी उसके पीछे दौड़ती हैं। वह माला पानी में फेंकने लगता है कि अचानक माला शीशी में बदल जाती है और वह खड़ा खड़ा शीशी में से पानी में कुछ उलट रहा है। बताओ, तुमने खोली शीशी? तुमने खोली? लोगों का ऐसा विश्वास है कि संगम में नहाकर सारे पाप धुल जाते हैं। संगम कैसे जाया जाता होगा? वह भी एक बार जरूर जाएगा। बंटी का पाप भी जरूर धुल जाएगा। बंगाल में आकर इसका नाम हुगली हो जाता है। कलकत्ता इसके किनारे एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। कलकत्ता और ढेर सारे बंदरगाहों के बीच उसे पापा का चेहरा दिखाई देने लगता है। पापा के तरह तरह के चेहरे। कितनी बार उसने सोचा, पर पापा को चिट्ठी नहीं लिखी। अच्छा, पापा ही लिख देते। उन्हें क्या मालूम नहीं कि मम्मी उसे लेकर दूसरे घर में आ गई हैं। वकील चाचा भी कितने दिनों से नहीं आए। अच्छा अरूप, बताओ गंगा कहाँ से निकलती है? बंटी खड़ा हो गया। गंगा? नक्शा? हरिद्वार? फूफी? बंदरगाह? पापा? संगम? जाने कितने नाम हैं, जाने कितने चेहरे हैं कि भीड़ सी लग जाती है और सब गड्ढमड्ढ हो जाते हैं, एक के ऊपर एक, और पता नहीं लगता कि गंगा कहाँ से निकली। बंटी स्कूल से लौटा तो मम्मी घर में ही मिली। अमी जोत नहीं लौटे थे और मम्मी अकेले ही थी। बंटी को अच्छा लगा। अकेली मम्मी हो तो घर भी अपना लगने लगता है। तुम आज कॉलेज नहीं गई मम्मी? नहीं बेटे, सब सामान जमाना था, इसलिए 2 दिन की छुट्टी ले ली। मम्मी ने बंटी के हाथ से बस्ता ले लिया। कमरे में आया तो देखा जोत की और अमी की अलमारी के बगल में एक लंबी और अलमारी सजा दी गई है। देख बंटी, तेरे लिए यह अलमारी लगवा दी है। 2 खानों में तेरे कपड़े हैं और 2 में तेरे खिलौने। अब ठीक से रखना अपनी अलमारी को। मम्मी इस समय कैसी लग रही हैं? टीटू की अम्मा काम करते हुए जैसी लगती थी वैसी ही। बंटी ने अलमारी खोली। दवाइयों की बदबू का एक भपका सा उड़ता आया। यह क्या? इनमें से कैसी दवाई दवाई की सी बदबू आ रही है। बंटी छिटक कर पीछे हट गया।
कुछ नहीं बेटा, डॉक्टर साहब की दवाइयों की अलमारी मैंने तेरे लिए खाली करवा ली है। 2-4 दिन में यह महक उड़ जाएगी। नहीं चाहिए हमें ऐसी अलमारी। घर का सारा आलतू फालतू सामान मेरे लिए, अपने लिए कैसा बढ़िया कमरा, कैसी बढ़िया अलमारी। मम्मी एकदम पलट कर खड़ी हो गई। एक क्षण बंटी का चेहरा देखती रहीं, फिर पास आकर दोनों हाथ पकड़े और खींचकर पलंग पर बैठ गईं। क्या कह रहा है? यह आलतू फालतू सामान है? पता है डॉक्टर साहब के कितने काम की थी यह अलमारी? मैंने खास तौर से तेरे लिए खाली करवाई और तू है कि? तो क्यों खाली करवाई? दे दो डॉक्टर साहब की अलमारी उन्हें। बंटी। और मम्मी एकटक उसका चेहरा देख रही हैं। क्या है उसके चेहरे पर जो ऐसे देख रही हैं? एक बात कहूँ बेटे, मानेगा? अब बंटी की आंखें मम्मी के चेहरे पर टिक गईं। तू डॉक्टर साहब को पापा क्यों नहीं कहता? बंटी चुप, आंखों के आगे कहीं अपने पापा की तस्वीर तैर गई। बोल, कहेगा ना आपसे? नहीं। क्यों? मेरे पापा तो कलकत्ते में हैं। मम्मी एक क्षण चुप, चेहरा कहीं हल्के से सख्त हो गया। ठीक है, हाँ, पर जोत और अमी भी तो मुझे मम्मी कहते हैं। उनकी मम्मी मर गई हैं इसलिए कहते हैं, मैं क्यों कहूँ? मम्मी उसे देखती रहीं और वह भी मम्मी को देखता रहा, एकटक, बिना नज़र हटाए, बिना झिझके। इतने में पोर्टिको में कार के रुकने की आवाज़ आई तो मम्मी बंटी के हाथ छोड़कर उठ पड़ी। ठीक है बंटी, जो तेरी समझ में आए कर। स्वर में सख्ती नहीं थी, गुस्सा भी नहीं था, शायद दुख था। जोत और अमी अपना अपना बस्ता उठाए गाड़ी से उतरे। बंटी, तू गाड़ी में क्यों नहीं आता यार? यह वाक्य कहीं से मन में कौंधा और डूब गया। आ गए तुम लोग? चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलो, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। देखो, बंटी को भी रोक रखा था अभी तक। हाँ, बंटी तो है ही फालतू। अभी ये लोग घंटा भर और नहीं आते तो तुम और रोके रखती। बंटी को भूख थोड़े ही लगती है। अरे बंटी भैया, तुम पहले कुछ खा लो, सवेरे के गए हो, तुम्हें भूख नहीं लगती? हमारा तो यहाँ जी कलपलाता रहता है तुम्हारे मारे। उसे फूफी की याद आ जाती है। मम्मी मेज लगाती हुई कैसी लग रही हैं? वहाँ तो बस एकदम प्रिंसिपल बनी रहती थीं। यह लंबूतरी अलमारी बंटी भैया की है, वही हनुमान वाले लाल कपड़े पहनाया। अमी, लंबी कबूतरी बंदर कहीं का, ऐसी फालतू सी चीज़ उसे दे दी है तो मजाक नहीं उड़ाएंगे सब लोग। खाने की मेज़ पर बैठे कि कॉलेज का माली आ गया और ज़मीन तक झुककर सलाम किया। नमस्ते बंटी भैया, कैसे हो? हाथ जोड़े जोड़े ही उसने पूछा तो बंटी उछलकर माली के पास आ खड़ा हुआ। माली दादा, कैसा है मेरा बगीचा? तुम ठीक से पानी तो देते हो ना? उस पीले गुलाब की कलियां खिल गईं? कितनी बातें उसे पूछनी है। माली क्या आया, जैसे उसके साथ बंटी का घर चला आया, बंटी का बगीचा चला आया। एक के बाद एक फूलों के नाम लिए जा रहा था बंटी, और उत्साह है कि जैसे मन में समा नहीं रहा है। माली, अब उससे भी अच्छा बगीचा यहाँ लगाओ बंटी के लिए। पहले यहाँ की सफाई करके खाद वाद डाल दो, फिर जो गमले और पौधे ज्यों के त्यों आ सकें उन्हें वैसे ही ले आना। बाकी एकदम नहीं आएंगे पौधे, मेरे बगीचे को हाथ नहीं लगाएगा कोई, मैं अभी से कह देता हूँ। माली दादा, तुम बिल्कुल नहीं छूना। स्वर में आवेश भी है और आदेश भी। यह उसके अधिकार की सीमा है। तुमने कमरा नहीं दिया, लंबूतरी अलमारी लगा दी। बहुत चाहने पर भी वह जैसे कुछ बोल ही नहीं सका। पर उसका बगीचा, माली की खिजखिजी आंखों में जैसे कुछ तैरने लगा। इसे बनाए न तू अपना बगीचा। मम्मी ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर जैसे मनुहार की। नहीं, बिल्कुल नहीं है यह मेरा बगीचा। बीज और कलम लगा लगा कर बनाओ अपना बगीचा, तो पता लगेगा कैसे बनता है बगीचा। ऐसा ही होता है बहू जी, ऐसा ही होता है। अपने बोए सींचे पौधों से ऐसा ही मोह होता है, बिल्कुल संतान जैसा। जहाँ एक बार लगाओ वहाँ से उखाड़ा नहीं जाता। और फिर थर थराते गले से बोला, तुम एक बार आकर देख जाना बंटी भैया, तुम्हारे बगीचे को तो मैं जान से भी ज़्यादा रखता हूँ।
बंटी माली के हाथ से झूम गया। माली के हाथ को छूकर लग रहा है जैसे वह अपना बगीचा छू रहा है, उस पर हाथ फेर रहा है। कल परसों वह किसी दिन जरूर जाएगा। मम्मी जब तक बताती रही कि यहाँ क्या क्या करना होगा, बंटी वैसे ही उसके हाथ पर झूलता रहा। जब माली जाने लगा तो उसे गेट तक छोड़ने गया। कल फिर आना माली दादा, रोज आया करना। और जब तक माली दिखता रहा, बंटी उधर ही देखता रहा। बच्चे पढ़ाई करने बैठे तो एक महाभारत छिड़ गया। अम्मी अपनी मेज पर से बंटी की किताबें उठा उठा कर फेंक रहा है और चिल्ला रहा है, किसने हटाई मेरी किताबें यहाँ से? यह मेरी मेज है, किसी को नहीं दूंगा मैं अपनी मेज़। ऐ अम्मी, क्या पागलपन कर रहा है? मम्मी ने तेरी किताबें मेरी मेज पर रख दी हैं, यहाँ बैठकर पढ़ ले। पर जोत अम्मी को रोकती रोकती इतने में बंटी घुसा और ले ले और फेंक मेरी किताबें और फेंक। और अम्मी की किताबें हवा में कलाबाजी खाती हुई ज़मीन पर लौट गईं और फिर दोनों गुथ गए, गुस्से मुँह के। बंटी ने खींच खींच कर 2 थप्पड़ जड़े तो अम्मी जोर से चीखा और बंटी की बाह पर दांत भरकर काट लिया। मार डाला रे, मार डाला, मार डाला। मम्मी दौड़ी हुई आईं। यह क्या हो रहा है? उन्होंने झपट कर दोनों को अलग किया। बिना कुछ किए ही जोत एक ओर को अपराधी सी खड़ी हो गई। मैं मारूंगा इसको, मारूंगा, देखो क्या किया है इसने। और गुस्से से कांपते हुए बंटी ने अपनी बाह आगे कर दी। 2 दांत मांस के भीतर तक गड़ गए थे और खून छलक आया था। अम्मी, यह क्या किया तूने? इस तरह काटते हैं बड़े भैया को? मम्मी ने बहुत सख्त आवाज़ में कहा। अम्मी रोता जा रहा है और घूर घूर कर बंटी को देखता जा रहा है। बस हो गया डांटना, लगाती ना थप्पड़, अभी वह ऐसे काट लेता तो। बंसी अम्मी को बाहर ले गया तो मम्मी ने बहुत प्यार से बंटी को बाह में भर लिया। चल टिंचर, लगा देती हूँ। नहीं लगाना मुझे टिंचर, मुझे कुछ नहीं करवाना। पता नहीं उसकी आवाज़ में गुस्सा था या दुख कि मम्मी की आंखें छलछला आईं। चल बेटे, शाम को डॉक्टर साहब से डांट पड़वाऊंगी अम्मी को। हाँ, डॉक्टर साहब से डांट पड़वाएंगी, जैसे खुद नहीं डांट सकती थी ना। और बंटी हाथ छुड़ाकर भाग गया। उसने टिंचर भी नहीं लगवाया। उस रात बंटी ने खाना भी नहीं खाया। डॉक्टर साहब ने अम्मी को डांटा, कान खींचा, बंटी को प्यार किया, समझाया कि 2 दिन बाद ही तुम्हारी मेज बनकर आ जाएगी, एकदम नई और इन सब से बढ़िया। पर बंटी अपने पलंग पर से हिला तक नहीं। तुम तो बहुत जिद्दी हो यार। डॉक्टर साहब लौट गए और जाने कैसे पापा आकर बैठ गए। तुम हमारे साथ कलकत्ते चलोगे बंटी? खूब घुमाएंगे फिराएंगे। वह कल ही पापा को चिट्ठी लिखेगा। बंटी बस के लिए खड़ा है। रोज की तरह डॉक्टर साहब रोगियों को देख रहे हैं, पर वह किसी की भी तरफ नहीं देख रहा। रात वाला गुस्सा अभी भी भरा है मन में। सवेरे उसने किसी से बात नहीं की, अब वह किसी से नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। सामने लगे लाल तिकोन को घूर घूर कर देख रहा है बंटी। डॉक्टर साहब के शब्द तैर जाते हैं। इस देश में तो 3 भी नहीं, 2, बस 2 बच्चे पैदा करने चाहिए। तीसरा बच्चा फालतू बच्चा, तीसरा बंटी, फालतू बंटी। अब तू कार में क्यों नहीं आता यार? अम्मी और जोत की अलमारियाँ, यह लंबूतरी अलमारी बंटी भैया की है। अम्मी और जोत की मेज किसी को नहीं दूंगा मैं अपनी मेज, यह मेरी है। अपना अपना बस्ता लिए कार में बैठे हुए अम्मी और जोत सर्र से निकल जाते हैं, सर्र से घुस जाते हैं। ड्राइवर, जाओ डॉक्टर साहब को ले आओ। ड्राइवर, जाओ कॉलेज से मेम साहब को ले आओ। बस फालतू बंटी बस के लिए खड़ा है।